अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद, जहां सादा अल्फाज में आपको मिलेगा इल्म, फहम और कामयाबी का राज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर, जिसे आपके लिए बहुत आसान करके तैयार किया गया है। आप देख रहे हैं A+ चैनल, जहां सीखना है आसान और समझना है दिलचस्प। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम पहले तो वो प्रोटीन के बने होते हैं, और एंजाइम्स जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं। इनको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायो का क्या मतलब है और कैटलिस्ट का क्या मतलब है? बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देती है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और वो अपनी चीज कैटलिस्ट अपने आप को इस्तेमाल नहीं करती विदाउट बीइंग यूज इटसेल्फ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैटलिस्ट का काम ये होगा कि वो बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर जिसे हम कहेंगे कि स्पीड अप कर देते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, और खुद इस्तेमाल नहीं करते। तो इसको अगर हम आम अल्फाज में बात करें कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर खुद इस्तेमाल हुए बगैर बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। मोस्टली ज्यादातर जो एंजाइम हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जैसे हमारे जिस्म के अंदर जो है हम कहते हैं कि डाइजेशन होती है, रेस्पिरेशन होती है, तो इन तमाम प्रोसेस के अंदर जो है वो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, और इन प्रोसेस को जो है फास्टली परफॉर्म किया जाता है एंजाइम की मदद से। जिस रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल होता है उस एंजाइम जो है वो रिएक्शन फास्ट होता है। वो कैसे फास्ट होता है वो रिएक्शन? एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल ना हो तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी उस रिएक्शन की वो हाई होगी। तो जब एंजाइम इस्तेमाल होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। एंजाइम अपने आप को चेंज नहीं करते, यानी इनके अंदर कोई स्ट्रक्चरली चेंजेस नहीं आती रिएक्शन के दौरान। और जैसा कि कैटलिस्ट अपने आप विदाउट बीइंग यूज इटसेल्फ अपने आप को इस्तेमाल किए बगैर रिएक्शन को तेज करता है, इसी तरह एंजाइम भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को चेंज किए बगैर रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ऐसा एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एंजाइम इस्तेमाल होता है वो उसकी स्पीड आम रिएक्शन की निस्बत जो है वो 10,000 से लेकर 10 करोड़ गुना ज्यादा हो जाती है। आम रिएक्शन की स्पीड अगर कम होगी तो जब जिस रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल हो जाएगा उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एंजाइम उसकी एफिशिएंसी को बेहतर कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि वो 10,000 से लेकर 10 करोड़ गुना तक रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हमारे मुख्तलिफ सेल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं, और उनका मुख्तलिफ काम होता है। जो एंजाइम हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं वो नर्व सेल में काम नहीं करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो एंजाइम काम कर रहे हैं वो न्यूरॉन्स में काम नहीं कर रहे। तो इससे ये भी पता चलता है कि डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, और हर सेल्स के अंदर एंजाइम इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि रिएक्शन को फास्ट कर रहे होते हैं। एंजाइम कैसे बनते हैं? सिंथेसिस ऑफ एंजाइम के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम इनसाइड द सेल। सेल के अंदर आपको पता है कि एक ऑर्गेनेली पाई जाती है जो कि जिसको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जो सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं? वो एंजाइम को बनाने में मददगार साबित होते हैं। और आम तौर पर एंजाइम के बनने के बाद या तो एंजाइम को सेल के अंदर रखा जाएगा इनसाइड द सेल, या एंजाइम को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जहां जाके वो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जाके अपना काम सर अंजाम देगा। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने तीन बातें आपको बताई कि एंजाइम को कौन बनाता है। हमने कहा जी एंजाइम को राइबोसोम ऑर्गेनेली बनाती है सेल के अंदर, और बनाने के बाद या तो उसको सेल के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा या सेल के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाएगा, या उसको सेल से बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपका सिंथेसिस ऑफ एंजाइम के अंदर आपने बातें याद रखनी है स्टूडेंट। जैसा कि लोकेशन ऑफ एंजाइम इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एंजाइम
कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो सेल के अंदर अगर हम देखें एंजाइम, तो सेल के अंदर एंजाइम ज्यादातर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। जो एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस की एंजाइम है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके खाने के अंदर जो है हमारे ग्लूकोज होता है शामिल, रोटी के अंदर शामिल होता है, और वो ग्लूकोज की अंदर जाके हमारे सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होती है, जिस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। उस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे। इस तरह कुछ एंजाइम जो है वो ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन के साथ भी बाउंडेड होते हैं, जैसा कि कैल्विन साइकिल के एंजाइम जो है, कैल्विन साइकिल एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इसके एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली, जो कि शो भी की गई है ग्रीन कलर में, उसमें क्लोरोप्लास्ट में पड़े होंगे। इस तरह क्रेब्स साइकिल, जो कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनेली होने वाली ऑर्गेनेली है। इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होंगे। राइबोसोम्स क्या है जी, हम कहते हैं राइबोसोम्स ऑर्गेनेली है, और ये आमतौर पर प्रोटीन की सिंथेसिस करने में यूज आउट होती है, इस्तेमाल होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इन द सेल, इन द लाइफ। एंजाइम हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम के बगैर अगर हम बात करें तो जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट एंजाइम। लाइफ जो है एंजाइम के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम इस्तेमाल ना हो तो हो सकता है कि वो 1 साल तक रिएक्शन कंप्लीट ही ना हो। तो एंजाइम के बगैर जिंदगी और लाइफ इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो क्योंकि एंजाइम जो है हमारी जिंदगी में भी आसानी पैदा करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको भी स्पीड अप कर देते हैं, और अगर हम इनको खत्म कर दें तो लाइफ इम्पॉसिबल। आगे हम बात करेंगे, एक्सप्लेन द रोल एंड कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम्स जो है, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं ब्लू कलर की, आपको नजर आ रही है डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है कि एंजाइम है, और एंजाइम के ऊपर एक साइट मौजूद है। जो साइट एंजाइम के ऊपर मौजूद होती है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और एक्टिव साइट्स के ऊपर आके एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होती है। सबस्ट्रेट आप देख रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होती है तो यहाँ पर वो भी शो करवाया गया है। एक्टिव साइट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरी कैटालाइटिक साइट होती है। उसका हम आगे भी जिक्र करेंगे। बाइंडिंग साइट के ऊपर आके सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होती है, और जब बाइंड हो जाती है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट के ऊपर तो वहां पर एंजाइम के ऊपर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उसके बाद सबस्ट्रेट जो है वो टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है सबस्ट्रेट की, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। इधर आप रेड और येलो में देख रहे थे, और इधर लाइट सा ऑरेंज कलर दिखाया गया प्रोडक्ट में। तो आप देख रहे हो कि सबस्ट्रेट टूटी और प्रोडक्ट में चेंज हो गई, और इस रिएक्शन के दौरान में एंजाइम जो है वो अनचेंज रहा। एंजाइम जो है अनचेंज रहा, एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आई। इस तरह एंजाइम जो है वो रीयूज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कहते हैं। और ये जो आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर देखी, एक्टिव साइट है, और यहाँ पर जो है वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, और सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है और तोड़ती है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये कैसे बनती है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड की चेन जब आपस में क्वाइल होती हैं तो उस दौरान में एंजाइम की स्ट्रक्चर बनती है। एक्टिव साइट क्या होता है, वही हमने इसकी एक्टिव साइट की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है एक्टिव साइट के ऊपर भी कि एक्टिव साइट क्या चीज है। तो हम कहते हैं कि स्मॉल क्लेफ्ट और डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की सरफेस के ऊपर जो क्लेफ्ट मौजूद होता है, जो डिप्रेशन मौजूद होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। और वो एक्टिव साइट जो है कुछ अमाइनो एसिड्स की बनती है, और यहाँ पर कैटालाइसिस होती है और सबस्ट्रेट टूटती है और प्रोडक्ट में चेंज होती है। इस प्रोसेस को हम कैटालाइसिस कहते हैं। एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। कुछ ही सबस्ट्रेट जो है इसके ऊपर फिट हो सकती हैं। इट इज 3 डायमेंशनल, और इसके ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है एक्टिव साइट के ऊपर। एक्टिव साइट, अब शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंस करें बिटवीन बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट। तो दोनों को बेसिकली
एक्टिव साइट कहते हैं, और एक्टिव साइट दो हिस्सों में मुश्तमिल है। एक को हम बाइंडिंग साइट कहते हैं और दूसरी को हम कैटालाइटिक साइट कहते हैं। बाइंडिंग साइट वो जगह होती है जहां पर आके सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करती है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और वीक बॉन्ड्स के साथ, सबस्ट्रेट आके वहां पर अटैच होती है एक्टिव साइट पर। और कैटालाइटिक साइट क्या होती है? एक्टिव साइट का वो पोर्शन जो कि सबस्ट्रेट को तोड़ने में हेल्प करता है और उसकी ब्रेक डाउन करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है। तो इस तरीके से बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। डिफाइन द एक्टिव साइट, उसमें आपने बताना है कि एक्टिव साइट जो है वो स्मॉल क्लेफ्ट होता है, डिप्रेशन होता है एंजाइम की सरफेस के ऊपर, और वो अमाइनो एसिड्स का बना होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और उस वहां पर कैटालाइसिस होती है। और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस करें बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट में, तो आपने बताना है कि जहाँ पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करती है उसको बाइंडिंग साइट कहते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट टूटना स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट में चेंज होती है उसको कैटालाइटिक साइट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट स्लाइड्स भी है कि पेप्सिन क्या होता है और इसको अपनी इनएक्टिव फॉर्म में क्यों बनाया जाता है। यानी कि हम कहते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन को क्यों बनाया जाता है, ठीक है। और व्हाई सम एंजाइम्स कैन बी हार्मफुल इफ एक्टिवेटेड इन द रॉन्ग प्लेस। पेप्सिन बेसिकली एंजाइम है और ये हमारे मैदे में बनता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जैसे गोश्त में प्रोटीन होती है तो उसको डाइजेस्ट करने में पेप्सिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है और इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो पेप्सिनोजन। सेल के अंदर पेप्सिनोजन को बनाया जाता है, बाद में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब वो स्टमक के ल्यूमन में आता है। सेल्स में वो पेप्सिनोजन रहता है और स्टमक के ल्यूमन में आकर जो है वो पेप्सिन में चेंज होता है HCl की मौजूदगी में। अगर ये वहां भी पेप्सिन हो तो ये क्या करेगा कि ये इंटरनल सेल्स की तमाम प्रोटीन जो है, आपको पता है सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं, तो अगर ये सेल के अंदर भी अपनी एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में हो तो ये अंदर वाली सेल की तमाम स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस वजह से इसको जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में सेल के अंदर बनाया जाता है ताकि ये अंदर वाली सेल की तमाम स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और बाद में इसको ह्यूमन के अंदर जाके स्टमक के एक्टिव किया जाता है और पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जब ये सेल के अंदर होता है तो ये पेप्सिनोजन अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब सेल से बाहर आता है ह्यूमन में, जहां पर इसको एक्टिवेट किया जाता है HCl की मौजूदगी में, वहां में इसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है स्टमक के अंदर, और वहां पर ये प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। बेटा आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड टू A+ चैनल। अस्सलाम वालेकुम।